नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएस प्री 2022 फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 पर डिस्कशन करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहेगा, सारे क्वेश्चंस देखिएगा और बहुत मजेदार तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आइए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। जहां वो अधिवेशन आयोजित किए गए थे उन 2 स्थानों का नाम आपको जो है बताना है। देखिए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके जनरली एक साल में एक ही अधिवेशन होता था, लेकिन 1918 में 2 अधिवेशन हुए थे। और ये कहां कहां पर हुए थे? देखिए, पहला हुआ था बंबई में और दूसरा हुआ था दिल्ली में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका बंबई और दिल्ली ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों ही अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अगर बंबई की बात की जाए तो जो हमारे रोमेश चंद्र दत्त थे उनके द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई थी। और अगर दिल्ली वाले की बात की जाए तो जो मदन मोहन मालवीय जी थे उनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इतना आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हमारा जो आंसर है वो निकलकर कौन सा आ जाता है? सी हमारा आंसर आ जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। पूछा गया है किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर पर ब्रिटिश सेना ने विजय प्राप्त कर ली थी मैसूर पर। तो देखिए, आइए चारों ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें देखिए हैदर अली विजय हुआ था। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें हैदर ने निजाम और मराठों के साथ मोर्चा बनाया था, लेकिन फिर उसका आरकोट से सामना हुआ और वो परास्त हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कमान संभाली थी वो टीपू ने संभाली थी और टीपू का सामना हुआ था कॉर्नवालिस से। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें देखिए टीपू मारा गया था और फाइनली मैसूर पर जो है ब्रिटिश सेना ने विजय प्राप्त कर ली थी। देखिए, ये आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध है तो हमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि आखिरी तभी रहा होगा जब फाइनली मैसूर जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया होगा। तो यहाँ से भी तो चौथा हमारा आंसर निकल जाएगा। तो डी यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें किन संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, जो रघुनाथ राव था वो एक्चुअली पूना के सिंहासन पर आना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली और उस संधि का नाम था सूरत की संधि। और इस संधि में रघुनाथ राव ने कहा कि भाई मैं सालसेट और बेसिन अंग्रेजों को यानी कि आपको दे दूंगा, बदले में पूना के सिंहासन पर आप मुझे बैठा दीजिए। लेकिन मराठों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इसके उनका क्या हुआ, एक युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद जो है पुरंदर की संधि साइन हुई, लेकिन फिर से चीजें गड़बड़ हुई और फिर देखिए सालबाई की संधि साइन हुई। और ये सब कब कब हुआ? तो सूरत की संधि जो साइन हुई थी ये हुई थी 1775 में। इसके बाद पुरंदर की संधि अगले ही साल क्योंकि युद्ध हो गया था 1776 में, और फिर सालबाई की संधि जो साइन हुई वो 1782 में। इन तीनों ही संधियों का जो संबंध है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से माना जाता है। ठीक है, और जो सालबाई की संधि थी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये जो संधि हुई थी ये वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच में हुई थी। यानी कि जहां पर भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये दिया होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया गया है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिन की संधि बचती है, इसका संबंध देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से है और ये हुई थी आपकी 1802 में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि जो राज्य हैं जिनके साथ वेलेजली ने सहायक संधि की थी यानी कि सब्सिडरी अलायंस किया था, ठीक है, उनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, यानी कि कौन से राज्य के साथ कब साइन हुई। अगर वो ईयर आपको पता है तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तंजौर में एक्चुअली ये जो संधि साइन हुई 1799 में। इसके बाद पेशवा के साथ दिसंबर में 1801 में। फिर देखिए आता है बरार के भोसले, इनके साथ हुई थी दिसंबर 1803 में। और सिंधिया के साथ देखिए ये फरवरी 1804 में साइन हुई थी। अब यहाँ से हम अपना निकाल लेते 1799 यानी कि तंजौर सेकंड ऑप्शन हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। ये बी पर भी है और डी पर भी है। इसके बाद देखिए 1801 यानी कि पेशवा वाला ऑप्शन ए जो है वो हमारा सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को अंग्रेजों ने अपने
ने कब्जे में ले लिया था। और अंग्रेजों का कब्जा जो पंजाब पर हुआ था ये कब हुआ था? तो देखिए गवर्नर जनरल वो कौन सा था ये आपको बताना है, और ये कब्जा कब हुआ ये आपको बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी जो था उसने दरअसल 1849 में पंजाब को फाइनली अंग्रेजों के कब्जे में ले लिया था। तो यहां से हमारा लॉर्ड डलहौजी और 1849 वाला जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ध्यान से पढ़ते रहिए। देखते हैं 6th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष जो हो और मुंडा जनजातियां थी उन्होंने संयुक्त रूप से यानी कि ज्वाइंटली मिलकर जो नई शुरू की गई कृषि राजस्व नीतियां थी इनका विरोध किया था। तो देखिए जब नई कृषि राजस्व नीति आई तो हो और मुंडा इकट्ठे हो गए और उन्होंने ज्वाइंटली जो है अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ऐसा जो उन्होंने किया था ये किया था 1831 में। तो 1831 देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको देखिए सही विकल्प का चयन करना है। कुछ आपके सामने विद्रोह दिए गए हैं और उनका जो है आपने बताया गया रीजन भी दिया हुआ है। पहाड़िया विद्रोह ये देखिए अपनी भूमि पर अंग्रेजों के विस्तार के विरुद्ध हुआ था, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा दिया गया है खारवाड़ विद्रोह। खारवाड़ विद्रोह देखिए क्यों हुआ था, ये राजस्व बंदोबस्त गतिविधियों के विरुद्ध हुआ था यानी कि यहाँ मैच होगा। इसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल देखिए जमींदार और साहूकारी की जो प्रथाएं थी उनके विरुद्ध जो है हुआ था। और नेकदा विद्रोह की अगर बात करें तो दरअसल ब्रिटिश और स्वर्ण हिंदुओं के खिलाफ जो है हुआ था। यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प मैच है वो केवल ए है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 8th क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जो बस्तर विद्रोह था इससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ स्टेटमेंट दी गई है तो यह 1910 में हुआ था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये जगदलपुर शहर में हुआ था, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। यह नए सामंती और वन करारोपण के विरुद्ध था, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीनों ही ठीक है तो उपरोक्त सभी यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला वाला ऑप्शन जो है दरअसल ए बी सी डी तीनों में ही 4 विद्रोह दिए गए हैं और चारों के सामने उनसे जो संबंधित लीडरशिप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम दिए गए हैं, आपको सही जो है बताना है। तो बेदनूर विद्रोह इससे जो संबंधित है वो देखिए धुंडिया वाद है और ये कहां पर हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ था। अवध का जन विद्रोह ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसकी जो लीडरशिप दी थी वो वजीर अली खान ने दी थी। पलामू में विद्रोह ये झारखंड का जो छोटा नागपुर है वहां पर हुआ था और इसकी लीडरशिप देखिए भूकन सिंह ने ही दी थी, ये ठीक हो जाएगा। कच्छ का विद्रोह तो नाम से ही पता चला गुजरात में हुआ होगा और इसकी जो लीडरशिप दी थी वो दरअसल राव भारमल ने दी थी। तो सही विकल्प पूछा गया है केवल हमारा सी पलामू विद्रोह जिसको लीडरशिप दी थी भूकन सिंह ने और जो हुआ था झारखंड का छोटा नागपुर में, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गलत विकल्प का चयन जो है करना है। ठीक है, कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं उससे संबंधित पर्सनैलिटीज दी गई है, आपको बताना है। आइए एक एक करके देखते हैं। केसरी समाचार पत्र, पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जो है मराठी भाषा का समाचार पत्र था और ये तो आपको पता ही है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित था, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अल हिलाल समाचार पत्र, इसके बारे में याद रखिएगा ये उर्दू भाषा का एक समाचार पत्र था और दादा भाई नेहरू जी यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि जो हमारे अबुल कलाम आजाद थे उससे ये संबंधित है। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र इजी है, महात्मा गांधी इससे संबंधित है। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र तो मोतीलाल इससे संबंधित है। तो ये देखिए सब सही हो जाएंगे, सिर्फ हमारा जो गलत ऑप्शन है वो बी है, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। आपको कुछ विद्रोह है उनको काल क्रोनोमिक कर्व में यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। वेल्लोर का विद्रोह ये कब हुआ, ये हुआ देखिए 1806 में। शोलापुर में जो विद्रोह हुआ ये हुआ आपका 1833 में। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ ये हुआ 1849 में और 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह जो था वो 1824 में हो गया था। यहाँ से अगर आप लगाना चाहेंगे तो पहले वेल्लोर का विद्रोह आएगा, फिर 47th वाला आएगा, देन आपका शोलापुर वाला आएगा और फिर आपका 22वीं नेटिव इन्फेंट्री वाला आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बॉय। ओके, चलिए अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें आपको 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए यानी कि आपको क्षेत्र दिया गया है और इस रीजन में कौन से ब्रिटिशर्स ने उस प्रतिरोध को दबाया था ये बताया हुआ है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट हडसन इन्होंने देखिए प्रतिरोध को दबाया था, तो दिल्ली जो सही मैच हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट हडसन से। कानपुर में सर कॉलिन कैंपबेल ये होंगे। उसके बाद देखिए बात करते हैं बनारस की, तो बनारस सही मैच है, कर्नल जेम्स नील। और लखनऊ में जो थे हेनरी लॉरेंस थे। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है, डी हमारा एकदम सही आंसर है। आ जाइए
13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अधिनियम दिए गए हैं, आपको उनको कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब आया? ये आया आपका 1856 में। ठीक है। सम्मति आयु अधिनियम, जिसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहते हैं, ये 1891 में आया था। शार्ट अधिनियम, ये तो आपको भी याद होगा, ये 1930 में आया था। और विशेष विवाह अधिनियम, ये तो भारत की आजादी के बाद आया था, यानी कि 1954 में। अब आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लीजिए। देखिए बिल्कुल सही सीक्वेंस में दिया गया है, यानी कि 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि किस शिष्टमंडल का गठन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान जो है किया गया था। यानी कि 4 आपके सामने डेलीगेशंस जो है दिए गए हैं, इनमें से आपको वो वाला बताना है जिनका लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान गठन किया गया था। सबसे पहले एल्फिंस्टन शिष्टमंडल, इसका गठन हुआ था 1808 में, और लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही देखिए इसका गठन किया गया था। ठीक है। मेलकम शिष्टमंडल, इसका भी जो है गठन 1808 में हुआ था और मिंटो के टाइम पर ही हुआ था। डेविड सेटॉन शिष्टमंडल 1809 में, और ये भी मिंटो के टाइम पर ही आया था। इसका मतलब रॉबर्ट शिष्टमंडल हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये आया था आपका 1892 में, और इसका गठन लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर हुआ था। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? कौन सा विकल्प कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? आपके सामने 4 गवर्नर जनरल वायसराय के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। जो लॉर्ड मेयो है, ये तो देखिए सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना से संबंधित है। जो लॉर्ड कैनिंग है, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित है। लॉर्ड लिटन जो है, हम सबको पता है, द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, उससे संबंधित है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये दरअसल कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित है, और ये कब हुआ था? 1865 में हुआ था। और यहीं से हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि कौन जो है रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। देखिए रहनुमाई मजदाइसन सभा की जो स्थापना हुई थी, ये तो हुई थी 1851 में, और कौन कौन इससे संबंधित थे? तो दादा भाई नौरोजी तो आपको भी पता होंगे, इसके अलावा जेबी वाचा, ठीक है, एस बंगाली और नेरोजी फुरदोंजी, ये इससे संबंधित है। लेकिन जो शिव दयाल साहब है वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो है सी है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको देखिए गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है, सेवा सदन की स्थापना उस वर्ष की गई थी जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, और सेवा सदन की स्थापना भी तभी की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी। सेवा सदन की स्थापना बंबई में की गई थी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फिर है सेवा सदन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी स्थापना की गई थी वो बहराम जी मालाबारी के द्वारा जो है की गई थी, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है यानी कि सी, यही गलत है, और यही जो है हमारा उत्तर भी हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार भी आपको जो है गलत विकल्प का चयन जो है करना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि सतपथ ब्राह्मण में भीषण बाढ़ का उल्लेख किया गया है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फिर से पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो सी यानी कि 1 और 2 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। वेदांग सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। सूत्रों से संबंधित, शिक्षा, धमनी शास्त्र से संबंधित, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो सूत्रों की संख्या है वो दरअसल 6 है, यानी कि टोटल कितने 6 सूत्र है। 4 आपके सामने दिए गए हैं और बाकी के 2 मैं आपको बता दूंगी। कल्प, कल्प देखिए कर्मकांडी विज्ञान, ये भी सही है। ज्योतिष नाम से भी पता चला, नक्षत्र विद्या, ये भी ठीक है। व्याकरण देखिए थोड़ा सा गलत है, क्योंकि शब्द शास्त्र से तो ये संबंधित है, बट ये जो व्युत्पत्ति शब्द है ना, इससे संबंधित नहीं है। तो व्याकरण हमारा क्या हो जाएगा? शब्द शास्त्र से आ जाएगा। तो अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, तब शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से कौन संबंधित है? इससे देखिए जो सूत्र है वो उसका नाम है निरुक्त।
यानी कि पांचवें सूत्र का क्या नाम हो गया, निरुक्त। इसके बाद छठे का नाम है छंद, जो कि किस चीज से रिलेटेड है, निरूपण से। खैर ये तो हमने 6 के नाम जाने और हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन भी पता चल गया, तो डी यही हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए एक स्टेटमेंट है, ये है वे इस बात पर जोर देते हैं, वे इसी का आपको नाम बताना है कि कौन। स्वयं या आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, ब्रह्मा के साथ आत्मा के संबंध को ठीक से समझा जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इनमें से कोई भी दर्शन से संबंधित है? नहीं। हमने पढ़ा था 4 वेद होते हैं, उन वेदों के फिर आरण्यक होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, और हमने वेदांतों की भी बात कही थी। लेकिन देखिए जो उपनिषद थे, उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित थे और वही दरअसल आत्मज्ञान की, आत्मा के ब्रह्म से मिलन की बात करते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट का जो आंसर है दरअसल उपनिषद ही होगा, और क्योंकि वो यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। इतना हम अच्छे से समझ गए। अब हम देखते हैं अपना 21वां प्रश्न। इस तरह का कोई भी जो प्रश्न होता है, जैसे कि 21वां है, इनका आंसर देखिए बिना मैपिंग के आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न क्या है पहले ये देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट नेशनल पार्क जो है इन चारों में से कौन सा है। अब इस तरह के प्रश्न हल देखिए कैसे हो सकते हैं। आपको बार बार जो नेशनल पार्क है उनकी लोकेशंस को मैप के अंदर जो है देखना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक मैप इंडिया का ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, और अगर प्लीज थोड़ा सा वो मतलब इधर उधर हो जाए तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हैं, हाथ से भी जो है इस तरह से एक मैप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर खुद से ही मैन्युअली जो है जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी लोकेशंस को बेसिकली आपने क्या करना है, इसमें फीड कर देना है, और फिर आपने जो है उनको बार बार देखते रहना है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक इंडिया का मैप ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैं 3 जो है स्टेट्स को ड्रॉ करना चाहूंगी। सबसे पहली स्टेट तो देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगी यहाँ पर, और दूसरी यहाँ पर एक स्टेट है, ये देखिए यहाँ पर तेलंगाना आ जाएगा, और अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहीं पर जो है आपका कर्नाटक आ जाएगा। इन 3 स्टेट की मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये देखिए तेलंगाना में है, ठीक है, और ये दरअसल जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद वहां पर अवस्थित है, और ये जो है स्पॉटेड डियर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद दूसरा देखिए राजीव गांधी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि तेलंगाना में कहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मतलब एक रैंडम लोकेशन बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ राज्य मैं आपको सही बता रही हूँ। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये इसको रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में है, यानी कि इसकी लोकेशन यहाँ कहीं हो जाएगी, ठीक है, इधर कहीं भी हो सकती है, मतलब पूरे इसमें कहीं भी हो सकती है। फिर आप अगर देखेंगे तो बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। अब देखिए कर्नाटक की तो पूरी चाहे कहीं पे भी ये हो, तो ये देखिए सबसे नॉर्दर्न ईस्ट वाला, सबसे नॉर्दर्न जो है नहीं हो सकता है। फिर आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पे कर्नाटक में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बात बचती है केवल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रामेश्वर वाले की, और दूसरी आपकी मृगवनी की। तो जो मृगवनी वाला है तेलंगाना वाला, सॉरी, ये ही देखिए हमारा क्या है, सबसे नॉर्दर्न है। तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन सॉल्व आपने इनको मैपिंग के थ्रू ही करना है, तभी आपको याद रह पाएंगे, क्योंकि आज ये 4 ऑप्शन दिए, कल को कोई और 4 ऑप्शन दे सकता है ना। तो ये आप जो है इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो देखिए जो आपका नामेरी बाघ अभ्यारण्य यानी कि नामेरी टाइगर रिजर्व है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 464 वर्ग किलोमीटर है, और ये सबसे कम हो जाएगा इन चारों में से। 23 क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा हाथी अभ्यारण्य जो पूर्व मध्य परिदृश्य यानी कि कौन सा एलिफेंट रिजर्व जो कि आता है ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप पे, उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर इन चारों की बात की जाए तो देखिए जो सिंहभूम हाथी रिजर्व है, ठीक है, जिसका 4530 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। गलत विकल्प का आपको जो है इसमें चयन करना है, ठीक है। नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये देखिए तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहां पर है, ये दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तो गोवा में है, और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य तो ये गुजरात में है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा तो वो हमारा ए आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 25वें प्रश्न की। पूछा गया है कौन सा प्रमुख दिवस सितंबर के महीने में मनाया जाता है।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 23 मार्च को। इसके बाद जो दूसरा है आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये मनाया जाता है 17 मई को। ठीक है, और जो विश्व ओजोन दिवस है ये दरअसल 16 सितंबर को मनाया जाता है, और सितंबर वाला ही पूछा गया है, तो डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। कलचुरी राजवंश, तो ये देखिए कोल्लल प्रथम से मैच होगा। परमार राजवंश, तो ये उपेंद्र से मैच है, बिल्कुल ठीक है। कारकोट राजवंश, तो ये देखिए दुर्लभ वर्धन, इनसे जो है मैच होगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा है आपका उत्पल राजवंश, तो उत्पल राजवंश जो है अवंती वर्मन से मैच होगा, ये यहाँ पर ठीक गया है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, बी परमार राजवंश, ये वाला सही हो जाएगा। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। पेन्नुकोंडा निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी रही है? आपको ये बताना है। संगम राजवंश, सालू राजवंश और तुलुव राजवंश, इन तीनों की ही जो राजधानी रही है वो देखिए विजयनगर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि इन तीनों की राजधानी तो विजयनगर रही हुई है, तो आपका जो आप ऑप्शन है सी वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, अराविडु राजवंश की राजधानी पेन्नुकोंडा जो है रही हुई है, तो यहाँ से सी जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 28 क्वेश्चन। पूछा गया है किसने ललितपट्टन नगर की स्थापना की थी? तो देखिए ललितपट्टन नगर की स्थापना जो है वो अशोक ने की थी, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। धर्म प्रचारक, और वो धर्म प्रचारक किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे, ये आपको बताया गया है। किसने भेजे थे ये तो आपको पता ही होगा, अशोक ने भेजे थे, है ना। तो आपको सही विकल्प का यहाँ पे जो है चयन करना है। मध्यम, ये हिमालय देश में गए थे, सही बात है बिल्कुल। महारक्षित, महारक्षित देखिए यवन देश में गए थे। रक्षित की बात करें तो वनवासी में, जिसको उत्तरी कन्नड़ भी बोलते हैं, और धर्म रक्षित जो है अपरांतक में गए थे। यहाँ से जो हमारा सही आंसर है वो ए हो जाएगा। दो के बारे में और ध्यान रखिएगा, जो मजहंतिका थे वो कश्मीर और गंधारा में गए थे, और अशोक के जो पुत्र और पुत्री थे जिनका नाम था महेंद्र और संगमित्रा, ये दरअसल शिलोंग श्रीलंका में गए थे। ये 6 आप याद रखेंगे तो आपको बड़ा आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ये किसके पुत्र थे? तो जो कुमारगुप्त प्रथम थे दरअसल ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का जो है चयन आपको करना है। यहाँ पर दिया गया है असम, असम से कौन सी जनजाति रिलेटेड है? तो देखिए कोरंगा जनजाति नहीं बल्कि आएगा ये हाजोंग जनजाति। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से देखा जाए तो स्वांगला जनजाति से मैच होगा। कर्नाटक देखिए तो कर्नाटक हो जाएगा आपका कोरगा जनजाति से, और जो मणिपुर है वो मोनसांग जनजाति से बिल्कुल सही मैच है। तो यहाँ से जो डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं चिरो आबा। चिरो आबा दरअसल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। खर्ची पूजा त्रिपुरा, ये बिल्कुल सही है। सांगा दावा ये भी सिक्किम, सही बात है। और चापचार कोट हमने पहले भी पढ़ा था, मिजोरम, ये भी ठीक है। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन। इसमें देखिए लोक नृत्य आपको दिए गए हैं, मूल राज्य आपको दिए गए हैं, सही विकल्प आपको जो है बताना है। वाचो किससे संबंधित है? वाचो देखिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद समय नृत्य, समय नृत्य गोवा से संबंधित है। उसके बाद कुंड दांडी नाच तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। और ताशी यांगुक ये देखिए सिक्किम से दरअसल सही मैच करता है, तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प केवल सी दिया गया है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 34 क्वेश्चन हम देखते हैं। लोक संगीत दिए हुए हैं और यहाँ पर देखिए राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, आपको मैच करना है। विल्लुपट्टू, विल्लुपट्टू देखिए तमिलनाडु का एक लोकप्रिय संगीत है, इसका मतलब ये विकल्प हमारा सही मैच है। इसके बाद करते हैं भाखा। भाखा देखिए जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इसमें भी जो जम्मू वाला क्षेत्र है वहां पर लोकप्रिय है। कहाँ पर लोकप्रिय है? जम्मू में।
तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बुर्का कथा, बुर्का कथा देखिए आंध्र प्रदेश में काफी फेमस है। ये बुर्का कथा जो है गाथा गीत पर एक अत्यधिक नाटकीय रूप वाला संगीत है, इसको ध्यान रखिएगा। छकरी, छकरी देखिए कश्मीर में है। छकरी एक समूह गीत है और ये कश्मीर के लोक संगीत का एक सबसे लोकप्रिय रूप है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा गलत ऑप्शन कौन सा है? केवल बी गलत है, ठीक है। और यही पूछा गया, नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आ रही है 35 क्वेश्चन पे, थोड़ा हम जल्दी जल्दी वीडियो कवर करते हैं, टाइम ज्यादा ना हो। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच फिर से पूछा गया है, देश पूछा गया है और उनकी राजधानी बताई गई है। माली की राजधानी है बमाको, सही है। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, ये भी ठीक है। पलाऊ की राजधानी कौन सी है? तो मेलेकेओक है, ये भी बात ठीक है। किगाली किसकी राजधानी है? किगाली देखिए बुरुंडी की नहीं बल्कि ये रवांडा की राजधानी है, ठीक है। तो क्योंकि गलत पूछा गया है तो हमारा जो है डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन, स्पेनिश भाषा, कौन सी भाषा स्पेनिश के बारे में पूछा हुआ है? ये किस देश की आधिकारिक राजभाषा नहीं है, ठीक है। यानी कि देखिए जो स्पेनिश है वो कौन सी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए अर्जेंटीना हो या फिर चिली हो और इक्वाडोर हो, इन तीनों की ही आधिकारिक भाषा जो है वो स्पेनिश है। लेकिन जो ब्राजील है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो है पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली सॉरी। और यहाँ पर हमारा आंसर जो बी है वही आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है जल विद्युत संयंत्र सिलेरू नदी पर बनाया गया है कौन से वाला? यहाँ पर अलग अलग देखिए दिए गए हैं, मैं आपको सारे ही बता देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्या है ये याद रखने में आसानी हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। इडुक्की जल विद्युत संयंत्र ये बनाया गया है पेरियार नदी पर, और पेरियार नदी कहाँ पे है? तो केरल में है। बाणसागर जल विद्युत संयंत्र ये तो आपको याद ही होगा, सोन नदी, ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। उसके बाद नाथपा झाकड़ी, तो ये आपका है सतलुज नदी, और ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारा बाली मेला जल विद्युत संयंत्र, यही देखिए हमारा सिलेरू नदी पर बनाया गया है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, और यह है उड़ीसा में। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बालीमाला, सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 38 पूछा गया है कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है? यानी कि एक तो छत्तीसगढ़ आपको फैक्ट पता चला, एक सिहावा पर्वत आपको पता चला, अब आपको बताना है कौन सी नदी जो है यहाँ से निकलती है। आसान है, महानदी इसका जो है आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन पूछा गया है किस पावर स्टेशन की कुल क्षमता सबसे अधिक है? तो पहले चारों पावर स्टेशन की कुल क्षमता है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कैगा कर्नाटक, इसकी कितनी है? 660, ओके। और ये कितने मैं आपको बता रही हूँ मेगावाट में बता रही हूँ। उसके बाद कल्लपक्कम तमिलनाडु की बात करेंगे तो 440 मेगावाट। काकरापारा गुजरात की बात करेंगे तो ये भी 440 के लगभग ही है। नरोरा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये भी 440 ही है। तो सबसे अधिक कौन से वाले की है? तो कैगा कर्नाटक, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3 कंट्रीज के नाम है, भारत, चीन और म्यांमार, और इनके ट्राई जंक्शन पर स्थित दर्रे की जो है बात पूछी गई है। तो देखिए जो दीफू दर्रा है वो इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। बात करते 41 क्वेश्चन की। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष दूसरे और तीसरे रेपसीड और सरसों उत्पादक राज्यों का आपको चयन करना है। देखिए फर्स्ट सेकंड नहीं पूछा है, सेकंड और थर्ड पूछा है। तो रेपसीड और सरसों के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर आता है देखिए राजस्थान, सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है हरियाणा। तो यहाँ पे क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है कि दूसरे और तीसरे पर कौन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश दूसरे ऑप्शन में है, हरियाणा चौथे ऑप्शन में है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी, जहाँ पे 2 और 4 दिया गया है। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। इस बार आपको देखिए गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन से वाला गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? भारत में कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। ये तो आसान फैक्ट है, हमें पता है, ये सही है। भारत में कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है, ये भी आसान फैक्ट है, सही है।
फिर देखिए भारत में अंडे के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यहाँ पर आना चाहिए था आंध्र प्रदेश। आप आगे के लिए याद रखिएगा, अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। फोर्थ है मछली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये भी ठीक है। अब क्योंकि हमसे गलत विकल्प पूछा गया था तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है? शहद, गन्ना और कुल खाद्यान्न। तो देखिए इन तीनों के ही उत्पादन में, चाहे वो शहद हो, गन्ना हो या फिर कुल खाद्यान्न हो, यहाँ तक कि एक और ऐड कर लीजिए बागवानी, इनके उत्पादन में यूपी का जो है फर्स्ट स्थान आता है। तो इनमें से कोई भी नहीं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन, इस बार आपसे गलत विकल्प पूछा गया है। बोला गया है कोबाल्ट के भंडार में शीर्ष 2 राज्य, शीर्ष 2 का मतलब कौन सा हो गया? फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए कोबाल्ट राज्य में शीर्ष 3 राज्य मैं आपको बता देती हूँ। पहले नंबर पे आएगा उड़ीसा, दूसरे नंबर पे देखिए झारखंड आता है और तीसरे नंबर पे आता है नागालैंड। अब ऑप्शन पे चलते हैं। नागालैंड देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी क्योंकि नागालैंड तो 3rd नंबर पे है। फिर सेकंड स्टेटमेंट टंगस्टन के भंडार में शीर्ष 2 राज्य। आइए टंगस्टन की बात कर ले तो कर्नाटक फर्स्ट पे है, राजस्थान सेकंड पे है और 3rd नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है दूसरा वाला। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? गलत विकल्प बताना है, पहला गलत था तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारी 45 क्वेश्चन की। पूछा गया है सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। नवीनतम जो खनिज आंकड़े हैं उनके अनुसार आपको बताना है। आइए बात करते हैं। अभ्रक के भंडार में भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो देखिए अभ्रक के भंडार में राजस्थान जो है ना ये 2nd नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। प्राकृतिक गैस के भंडार में भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चांदी के भंडार में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। सही विकल्प बताना था 2nd और 3rd, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए। आइए 46 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नाबार्ड की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यानी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी कमेटी फॉर्म की गई थी टू एनालाइज नाबार्ड रोल इन आरआरबी? तो देखिए कौन सी वो कमेटी थी, वो थी यूके शर्मा समिति। तो ए आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, पूछा गया है किस समिति का गठन 1979 में एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था की स्थापना के लिए किया गया था? देखिए यहाँ पर एक्चुअली आएगा कि किस समिति का गठन 1979 में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और रूरल डेवलपमेंट यानी कि आपका जो है ग्रामीण विकास, इसके लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की स्थापना के लिए किया गया था। इसको आप ऐड कर लीजिएगा। और वो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कौन सा है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए? वो है आपका नाबार्ड। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 1979 में नाबार्ड के गठन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। देखिए क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर दिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? शिवरामन समिति, सी आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। 48 क्वेश्चन, पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो देखिए पहले तो पूछा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है। ध्यान रखिएगा इसकी जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो है 6। फिर पूछा गया है कौन सी भाषा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इसका मतलब मैं टोटल 6 आपको बता दूं कौन कौन सी है। तो इंग्लिश है, ठीक है, दूसरी कौन सी है? फ्रेंच है, तीसरी कौन सी है? अरबी है, फिर इसके बाद चाइनीज आती है, इसके बाद जो आएगी वो रूसी आएगी, ठीक है, और फिर आएगी आपकी स्पेनिश। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन में जो जर्मन दिया हुआ है ये नहीं है और टोटल ऑफिशियल 6 है, तो बी ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। में पूछा गया है कि कौन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के पर्यवेक्षकों में से नहीं है। यानी कि जो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है इसके ऑब्जर्वर में से कौन कौन नहीं है। देखिए एक तो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है ऑब्जर्वर्स होते हैं
जिनकी आने वाले टाइम में मेंबर बनने की संभावना रहती है। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो शार्क है उसमें टोटल जो है 9 जो है पर्यवेक्षक या फिर ऑब्जर्वर हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपने देखा हमारे तीनों ही ऑप्शन कवर हो गए हैं ऑब्जर्वर में, और क्योंकि नहीं है पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी हमारा आंसर जो है हो जाएगा। 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड। अब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ये कहां पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है, सही हो जाएगा। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम, ये भी बात ठीक हो जाएगी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो पक्का पक्का पता होना चाहिए क्योंकि रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये न्यूज में है। तो ये कहाँ पे? ये ब्रुसेल बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में। फिर नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है, तो ये ठीक हो जाएगा। गलत पूछा है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद 371G यानी कि आर्टिकल 371G, इसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, कौन से नॉर्थ ईस्ट राज्य से रिलेटेड ये है? तो देखिए मिजोरम राज्य जो है ये दरअसल 371G से संबंधित है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आता है? यानी कि यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी कम्स अंडर द टेरिटोरियल jurisdiction of which of the following हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये तो आसान है, आपको याद भी होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो तमिलनाडु और पुदुचेरी है ये दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट के जो है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, बी सही ऑप्शन हो जाएगा। 53 क्वेश्चन, डॉक्टर के एम मुंशी संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस लघु समिति के अध्यक्ष थे? किसके बारे में पूछा हुआ है? डॉक्टर के एम मुंशी के बारे में। तो देखिए जो कार्य संचालन समिति थी जिसको ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी भी बोलते थे, दरअसल वो इसके अध्यक्ष थे, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। पूछा गया है संविधान के कौन से भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज जो है वो किस पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान है, जो हमारा 9th A है उसमें दिया गया है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। विकल्प का चयन करना है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 सही है, 1 गलत है। तो अनुच्छेद 320 यानी कि आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोगों का कार्य फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे रिलेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 263 यानी कि आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल, ये तो इंपॉर्टेंट भी और सही भी है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, आर्टिकल 220 फाइनेंशियल कमीशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं और गलत विकल्प पूछा गया है। दरअसल एक ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे कि इनमें से कोई भी नहीं, गलत कोई भी नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे ही हमारे क्या हैं? सही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 56 क्वेश्चन, अगेन आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। अब कुछ सूचकांक और कुछ रिपोर्ट दिए गए हैं, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है आपको ये बताना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच, ये बिल्कुल ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये निकाला जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, ये भी है। अब गलत विकल्प पूछा हुआ है हमारे, क्योंकि सारे सही है तो डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन, पूछा गया है वेदवती नदी किस नदी की सहायक नदी है, यानी कि ट्राइब्यूटरी किस रिवर की है? तो जो वेदवती नदी है याद कर लीजिएगा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन,
देखिए 4 जो है पर्वत शिखर आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से सबसे उत्तरी पर्वत शिखर का यानी कि जो आपकी नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन पीक है उसका जो है आपको चयन करना है। आइए एक एक करके देखते हैं। जो गशीर ब्रह्म है ये कहाँ पे है? ये आपके काराकोरम रेंज में है। ठीक है, तो कहाँ पे? काराकोरम रेंज में। फिर सोल्टेरो कांगड़ी, ये देखिए ये जम्मू कश्मीर, ये भी काराकोरम रेंज में है। उसके बाद नुनकुन, तो इसका देखिए जो भारतीय पक्ष वाला जम्मू कश्मीर है वहां पर ये देखिए जास्कर रेंज में है। ठीक है, कहां पर है? जास्कर रेंज में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है तो मैं इसको लिख देती हूँ। इसके बाद बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ तो हम सबको पता है ये कहाँ पे है? हमारे प्यारे उत्तराखंड में है। अब देखिए नॉर्दर्न हाईएस्ट पूछा हुआ था तो आपका इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो गशीर ब्रह्म है ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो नुनकुन है इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये जास्कर रेंज पर उच्चतम है। ठीक है, तो हमने बता दिया जो गशीर ब्रह्म है वो हमारा सबसे उत्तरी पर्वत शिखर है। ए आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम 59 क्वेश्चन की। अब की बार पूछा गया है सबसे पश्चिमी जलप्रपात कौन सा है, यानी कि जो आपका वेस्टर्न मोस्ट वाटरफॉल है उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो देखिए जो दूध सागर जलप्रपात है ये कहाँ पर है? ये है मांडोवी नदी में। और कहाँ है ये मांडोवी नदी? तो हमें पता है ये है गोवा में। उसके बाद देखिए येत्रा जलप्रपात, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। ठीक है, उसके बाद ये येन्ना एक्चुअली इसको बोला जाएगा, येन्ना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ये होगी। फिर मेघदातु जलप्रपात, तो ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी देखिए बेंगलुरु कर्नाटक में है और ये भी क्या है? कावेरी नदी पर है। तो यहाँ से जो सी है हमारा, ठीक है, यानी कि जो दूध सागर जलप्रपात है वो सबसे पश्चिमी जलप्रपात है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब मैम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पूर्वी हिमनद का चयन करें। इस बार आपसे ईस्टर्न मोस्ट ग्लेशियर के बारे में देखिए पूछ लिया गया है। तो जो सबसे पूर्वी हिमनद है ना वो एक्चुअली आपका बियाफो हिमनद, यानी कि जो डी आपका ऑप्शन है ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बटूरा हिमनद है, खद्रोपिन हिमनद है, हिस्पर हिमनद है ना, बियाफो हिमनद है, ये सारे के सारे काराकोरम रेंज जम्मू कश्मीर के आसपास अवस्थित हैं। और लेकिन जो बियाफो हिमनद है वो इनमें से सबसे क्या है? ईस्टर्न मोस्ट है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। सही विकल्प का आपको देखिए चयन करना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए वायु दाब, ये देखिए किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली से, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डायनामीटर, तो डायनामीटर देखिए एडेमे रेंडियर से जो है संबंधित है। इंडक्शन मोटर तो निकोला टेस्ला से ही संबंधित है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और जो ट्रांसफॉर्मर है तो वो विलियम स्टिनली से, ठीक है, इनसे मैच हो जाएगा। क्योंकि सही ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है तो सी सही मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए, शाबाश। चलिए 62 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है किस वैक्सीन का आविष्कार वोल्डेमर हाफकिन के द्वारा किया गया है? तो देखिए जो प्लेग की वैक्सीन थी यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं का आविष्कार जो है वोल्डेमर हाफकिन के द्वारा किया गया है। बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। पूछा गया है आप जितना अधिक प्रोटीन खाते हो, द मोर प्रोटीन यू कंज्यूम, आपके शरीर को उतनी ही अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे इतना ही ज्यादा आपको विटामिन B6 की, जिसको पायरोडॉक्सिन भी बोला जाता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। पूछा गया है कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए सोयाबीन से कैल्शियम प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए दही से मैग्नीशियम मिलता है, ये सही बात है, बहुत चीजें मिलती है, दही तो बहुत अच्छी चीज होती है। उसके बाद केला की बात करें तो देखिए कोबाल्ट नहीं, यहाँ पर एक्चुअली सेलेनियम में लिख देती हूँ, इसको क्या बोलेंगे याद भी कर लीजिएगा कि केले में एक्चुअली सेलेनियम होता है। ठीक है, मैंने सही लिखा है। उसके बाद किशमिश, किशमिश के अंदर आयरन यानी कि लोहा होता है। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं है? तो सी मैच नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार आपको करेक्टली मैच्ड जो है बताना है।
तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, ये किस चीज से रिलेटेड है? रतौंधी से, हम तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमें पता है। उसके बाद थायमिन, जिसको विटामिन B1 भी कहते हैं, ये किस रिलेटेड है? तो बेरी रोग से ये रिलेटेड है, ये भी हमें पता है। फिर आ जाते हैं राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन B2 भी कहते हैं, ये दरअसल हमारा किस चीज से रिलेटेड है? मंद विकास से ये संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखिए, और खराब त्वचा, उससे भी रिलेटेड है। उसके बाद आ जाते हैं कैल्सीफेरॉल, जिसको क्या बोलते हैं? विटामिन डी भी कहते हैं, और ये रिकेटस से ही रिलेटेड है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, सही पूछा गया है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एक्चुअली राइस यहाँ पे बोला गया, और इंग्लिश में दरअसल पोटैटो लिख दिया गया है। मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। प्रश्न का जो उत्तर देंगे वो अंतरराष्ट्रीय राइस के बारे में ही देंगे, अंतरराष्ट्रीय राइस वर्ष के चावल के बारे में ही, लेकिन मैं आपको पोटैटो का भी बता दूंगी, ठीक है। तो मान लीजिए इंग्लिश में भी हम यहाँ पे राइस को लेके फिलहाल बात कर रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस है, ये देखिए सेलिब्रेट किया जाता है 2004 को, तो यहाँ पे तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अगर आलू वाले की बात करें, तो जो हमारा इंटरनेशनल पोटैटो ईयर है, एक्चुअली ये जो है 2008 को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। अब बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड जो है पूछा गया है। आइए बात करते हैं। गाजर में जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो देखिए सोलेनिन नहीं बल्कि एंथोसाइनिन की वजह से होता है, कई बार हमने पढ़ा है, तो ये गलत हो गया। मूली में तीखापन, तो ये आइसोसाइनेट की वजह से होता है, सही बात है। टमाटर में लाल रंग, ये लाइकोपीन की वजह से होता है, ये भी बात ठीक है। गाजर में नारंगी रंग, ये देखिए केराटिन की वजह से होता है, सही बात है। लेकिन नारंगी तो सही दे दिया है, लेकिन लाल गलत दे दिया है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, एंथोसाइनिन। आइए 68 क्वेश्चन पूछा गया है। जो बलुई दोमट मृदा होती है, कौन सी मृदा पूछी गई है? जो सैंडी लोमी सॉइल आपकी होती है, वो किस फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है? देखिए बलुई दोमट मृदा बाजरे के लिए, जो मिलेट्स आपके होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हिंदी में स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, वो, और उसके अलग अलग क्षेत्रों में क्या नाम है, ये आपको जो है बताया हुआ है। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। कुरुआ, कुरुआ देखिए झारखंड में इसको बोला जाता है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। झूम, ये तो आसान है ना, देखिए आपको थोड़ा सा उलझा दिया है, कई बार लगता है उत्तर पश्चिम भारत, ये ठीक है, लेकिन नहीं, ये उत्तर पूर्वी भारत होगा, तो ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न नहीं, आपका नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएगा। फिर बत्रा, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये ठीक है। और पोंडू देखिए आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, ये भी ठीक है। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था, तो बी हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। पूछा गया है कि जो फ्लूक्लोरिलिन नामक एक रसायन है, द केमिकल कॉल्ड फ्लूक्लोरिलिन, ये दरअसल कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड कंट्रोल के लिए यूज होता है? तो फ्लूक्लोरिलिन के साथ याद रखिएगा कि ये हमारी दरअसल जो ये वाली सोयाबीन की फसल होती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है, इसके अंदर वीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, तो डी आपका जो है आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? तो यहाँ पर देखिए 6 रोग, हमने कितनी बार पढ़ा है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा 3 ऑप्शन, हेपेटाइटिस ए, खसरा और कंठमाल, ये तीनों के तीनों किसकी वजह से होते हैं? ये वायरस की वजह से होते हैं, तो यहाँ पे तो ए आंसर हो गया। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। पूछा गया है कौन से 2 रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं? एक तो 2 के बारे में पूछा हुआ है और प्रोटोजोआ की वजह से पूछा हुआ है। तो आइए देखिए, जो मलेरिया है और जो काला अजार है, ये दोनों ही प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। इसके अलावा देखिए रेबीज हमें पता है वायरस की वजह से होता है, और जो प्लेग होता है वो जीवाणु की वजह से होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेबीज किसकी वजह से? वायरस की वजह से, और जो प्लेग होता है वो होता है जीवाणु की वजह से। अब हमें अपने ऑप्शन में ढूंढना है कहां पर 1 और 2 दिया है, क्या 1 और 2 कहीं पर भी दिया है? तो कहीं भी नहीं दिया है, तो मतलब डी यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 73 क्वेश्चन पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर के यौगिकों का एक स्रोत नहीं है, यानी कि द सोर्स जो है कंपाउंड ऑफ सल्फर का वो कौन सा नहीं है। देखिए कौन कौन से सोर्स होते हैं सल्फर के यौगिकों के, जो हमारे ताप संयंत्र होते हैं, थर्मल प्लांट्स जो होते हैं, इसके अलावा रिफाइनरीज जो होती हैं, और ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, यहाँ से जो है सल्फर के यौगिक बनते हैं, यानी कि इनको सोर्स कहा जा सकता है। तो आप देखेंगे मैंने सबका नाम लिया, लेकिन मैंने वायुमंडलीय अभिक्रियाओं का यानी कि एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस का नाम नहीं लिया, क्योंकि इन ये जो है सोर्स नहीं है सल्फर की, इसीलिए बी हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी तीन सही हैं। चलिए इसके बाद पूछा गया है, एक वाक्य दिया गया है, इससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। यानी कि एक पौधे की विशेषता आपको बताई गई है, आपको बताना है किस तरह के पौधे वैसे होते हैं। इन पौधों की वृद्धि तो होती है वायु में, लेकिन जड़ें जो है मृदा में रहती हैं। अच्छा ऑप्शन से निकालते हैं। तैरने वाले पौधे, देखिए ये पौधे तो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, लिखा ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स प्लांट। फिर पूछा है पूर्णतः डूबते हुए पौधे, सबमर्ज। अब जो पूरी तरह से डूबा हुआ है वो तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, सी आंसर तो आप काट ही दीजिए। अब क्योंकि सी आंसर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं भी आंसर नहीं होगा, है ना। अच्छा तैरने वाले फ्लोटिंग भी नहीं हो सकता, तो देखिए कहीं ना कहीं जो उभयचर जलोदभिद पौधे हैं, एमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। और यस आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, यही हमारा आंसर है। इन पौधों की वृद्धि तो वायु में होती है, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो दरअसल मिट्टी में ही रहती हैं। आइए 75 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों भाई मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अच्छा शहतूत रेशम ये किससे रिलेटेड है, ये बॉम्बेक्स मोरी से संबंधित है। इरी रेशम ये फिलोसीमिया रिजिनी से संबंधित है, और मूंगा रेशम बिल्कुल करेक्टली मैच है, ये एथेराइया आसोमेनेसिस से रिलेटेड है। तो हमारा जो सही विकल्प है वो केवल 3 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए 76 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल वो है जिसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान तो है ही, साथ ही साथ में पाकिस्तान भी है। तो वो गाय कौन सी है, देखिए थारपारकर गाय, मैं फिर से बोल देती हूँ, थारपारकर गाय जो है ये है, ठीक है। तो यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा और की भी बात कर लेते हैं। बरगुर देखिए तमिलनाडु से रिलेटेड है, कांगायम जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, और खिल्लारी जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। 77 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, एक्चुअली सही सुमेलित है, करेक्टली मैच जो है पूछा गया है। तो हेस्पेरिडियम प्रकार, देखिए अनार नहीं होता बल्कि संतरा होता है, तो संतरा मैच कर जाएगा। उसके बाद सिरोसिस प्रकार तो अनानास ही होता है। साइकोनस प्रकार तो देखिए ये संतरा नहीं होता, ये अंजीर होता है। और ब्लास्टा प्रकार देखिए अनार होता है, ठीक है। अब कौन सा विकल्प करेक्टली मैच्ड है, तो केवल बी हमारा करेक्टली मैच्ड है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 78 क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं। पूछा गया है बोनेपन की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपयोगी होती है। देखिए जो सोमेटोस्टेनिन नाम है, ठीक है, ये दरअसल एक ग्रोथ हार्मोन है, और ये बोनेपन की बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो आपको क्या याद रखना है, सोमेटोस्टेनिन जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वीं पशुधन गणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस मवेशी की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं कि किस मवेशी की कितनी जनसंख्या है, और उसमें से देखते हैं सबसे अधिक कौन सी है। भैंसों की जो जनसंख्या है ये आप मान के चलिए 110 मिलियन, मैं आपको दरअसल राउंड फिगर करके बता रही हूँ, तो कितनी हो जाएगी 110 मिलियन, ठीक है। भेड़ कितनी है, तो भेड़ आप मान के चलिए 74 मिलियन है। बकरी कितनी है, काफी ज्यादा है भाई, करीब आप मान के चलिए 148 149 के लगभग इनका आंकड़ा जाता है। सूअरों की संख्या थोड़ी कम है, तो ये आपकी है 9 मिलियन। तो सबसे ज्यादा कौन मिलती है, तो बकरी ही मिलती है, ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 80 क्वेश्चन की, ये भी 20वीं पशुधन गणना के आंकड़ों के अनुसार ही है। पूछा गया है कुल
गो जातीय आबादी कितने मिलियन आकी गई है? वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा कि कुल गो जातीय आबादी, तो हमें पहले तो पता हो कि गो जातीय आबादी होती क्या क्या है। देखिए इसके अंदर मवेशी, कैटल, भैंस, बुफेलो, मिथुन और याक ये आते हैं। और ये मैं राउंड फिगर अगर करके आपको बताऊं तो 303 मिलियन जो है आकी गई है। और अगर पिछली गणना से मैं इसका कंपैरिजन करूं तो इसमें देखिए 1% की क्या है, वृद्धि हुई है। तो यहाँ से देखिए दोनों प्रश्न का उत्तर निकल गया, क्योंकि सेकंड में यही पूछा गया था कि 20वीं के आंकड़ों के अनुसार कुल गोजातीय आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से देखिए 303 और 1 ये दोनों कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? ए ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी भाषाओं को 92वां जो संशोधन अधिनियम 2003 हुआ था संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? यानी कि कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस हैं जिनको 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। आइए देखते हैं। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था। हमारे ऑप्शन में कौन कौन सी दी गई है? तो देखिए डोंगरी दी गई है, संथाली दी गई है, बोडो यहाँ पर नहीं है, और इसके अलावा और कौन सी नहीं है? इसके अलावा मैथिली नहीं है। तो केवल 2 ही दी गई है, तो यही हमारी यानी कि केवल 3 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये जो भारतीय संविधान की विशेषता है ये किस देश से ली गई है? यानी कि हम याद करते हैं ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग देशों से हमने बहुत सारी विशेषताएं ली है, तो इसमें से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया है। तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है यानी कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया गया है। सी आंसर हो गया। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। आइए अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये तो बात सही है। उसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो देखिए आर्टिकल नंबर 17 में बात की गई है, तो यानी कि गलत हो जाएगा। फिर कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो 14 में ही बात की गई है, ठीक हो जाएगा। फिर नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ये 44 में ही बात की गई, ये भी ठीक हो जाएगा। नॉट करेक्टली पूछा हुआ था तो बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मामला है दिया गया, उसका नाम SR बोम्मई। इस मामले में देखिए मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात की गई थी। पूछा गया है कि देखिए इस SR बोम्मई के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से तत्व बोले थे कि जो हमारा मूल संरचना है संविधान की उसके अंदर आएंगे। मैं आपको बता दे तो देखिए संघवाद, ठीक है, यानी कि फेडरलिज्म, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, उसके बाद न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये सब के सब जो है बताए गए थे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होंगे। और क्योंकि नहीं पूछा गया है और ये तीनों तो आंसर में आ रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से? चलिए, अरे आप बहुत होशियार है। चलिए 85 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा निकाय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन सी वो बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में आती है? तो लोकपाल, इसको प्लीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो सी जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा, लोकपाल आता है। बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। सागौन का पेड़, द टीक ट्री, ये एक्चुअली कौन से तीर्थंकर से संबंधित था? तो जो महावीर स्वामी है 24वें तीर्थंकर, उनसे ही जो है सागौन का वृक्ष संबंधित है। ए आंसर हो गया। 87 क्वेश्चन। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है? तो देखिए जो हमारा सुरक्षा है, सुरक्षा सिक्योरिटी है, ये कॉन्करेंट में क्यों रहेगा? ये तो सेंट्रल सूची में होना चाहिए ना, केंद्रीय सूची में, मतलब 4 तो नहीं होगा। अब देखिए 4 कहाँ कहाँ है, या ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए तो ही बचा, यही तो आंसर हो जाएगा। अगर आपको सब नहीं भी पता थे लेकिन एक ऑप्शन सिर्फ पता था तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। प्लीज इस तरह की कैपेबिलिटी को ना डेवलप कीजिए कि कम इंफॉर्मेशन के बेस पे भी आंसर कैसे निकल सके। इसका मतलब बाकी तीनों जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए।
बात करते हैं 88 क्वेश्चन की। इस बार पूछा है कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए पंचायत है, ये तो हमें पता है राज्य सूची के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। हेल्थ भी हमें पता है राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब बात बची टोल टैक्स की और समाचार पत्र की। अच्छा, न्यूज़पेपर पे क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार भी कानून बना सके, राज्य सरकार भी, है ना? क्योंकि न्यूज़पेपर तो देखिए एक बड़ा हो गया ना, जबकि टोल टैक्स तो देखिए राज्य सरकार है अपने अपने यहाँ पे सड़कों पे टोल लगाए। तो इस कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हैं कि जो समाचार पत्र है ये दरअसल राज्य सूची का विषय नहीं होगा, तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। 89 क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य का निर्माण 1987 में नहीं हुआ था? अब बहुत आसान है, देखिए सिक्किम का हमें पता है कि 1975 में 1975 में दरअसल इसका गठन हुआ था। और कब हुआ था? 16 मई को। तो यही आ जाएगा। इसका मतलब मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों का गठन कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। यहाँ से हमारा आंसर कौन सा निकल के हो जाएगा? तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अधिनियम ने यह प्रावधान किया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा जो गारंटीकृत मौलिक अधिकार है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता? थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर दरअसल ये आएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कोई देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ होगा ना, तभी तो ये कहा गया होगा भाई जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है इसमें जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगा हो। तो ये दरअसल जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 हुआ था, आया था, उसमें बेसिकली कहा गया था। तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर कौन सा निकल जाएगा? सी हमारा आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 91 क्वेश्चन हम देखते हैं। 91 क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, यानी कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। और साधारण बहुमत का मतलब होता है कि आपको आर्टिकल 368 के तहत कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। साधारण बहुमत आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर आता है। बहुत प्यारी सी कॉन्सेप्ट है, कभी मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो उसमें जो है क्लियर करूंगी। अब देखिए बात ये करते हैं कि साधारण बहुमत से क्या क्या संशोधित किया जा सकता है। नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जा सकता है, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण ये भी हो सकता है, संसद और राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन ये भी देखिए साधारण बहुमत से सिंपल उससे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी जो है आपका आंसर हो जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये देखिए साधारण संशोधन के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 92 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है करेक्टली मैच नहीं है। आइए देखते हैं। घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान। देखिए घोड़े की हड्डियां जो हमें मिली थी कहाँ से मिली थी? सूर कोटड़ा से मिली थी, तो यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य हमें कहाँ मिले थे? तो रोपड़ में मिले थे, ये भी बात सही है। ठीक है, यानी कि एविडेंस ऑफ बोरिंग डॉग बिलो ह्यूमन, मानव के नीचे दफनाने के साक्ष्य। फिर देखिए अग्निवेत्रिया ये हमें कालीबंगा से मिली थी, ये भी ठीक है। और पोतका यानी कि डॉकयार्ड ये लोथल से मिला था। तो सारे कलेक्टिवली मैच्ड थे सिवाय एक के, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार आपको देखिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, निषाद्य चरितम, निषाद्य चरितम दरअसल श्री हर्ष ये आएंगे। मंथा की अगर बात करें तो मंथा आएगी व्याघ्रवधा, और भट्टी देखिए रावण वध, ये हमने कई बार पढ़ा है। तो सही विकल्प हमारा केवल 3 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। पूछा गया है गुप्त काल। देखिए अलग अलग काल होने से ना मौर्य काल हो जाएगा तो शायद मीनिंग चेंज हो जाए, है ना। गुप्त काल होगा तो शायद मीनिंग चेंज हो जाए, सल्तनत काल होगा तो जाएगा। तो हमेशा पहले ध्यान रखिए कि पूछा किसके बारे में गया है, तो गुप्त काल के बारे में पूछा गया है। और पूछा गया क्या है कि नगरीय प्रशासन के अंतर्गत जो मुख्य कारवा व्यापारी होता था उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये देखिए कौन होता था? सार्थवाहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये मुख्य कारवा व्यापारी होता था। तो आंसर बी हो जाएगा।
95 क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। वाक्य क्या है? एक प्रख्यात दार्शनिक जिन्होंने बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभाषा का लेखन किया था। कौन थे वो जिन्होंने महाविभाषा का लेखन किया था? वो थे वसुमित्र। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, प्योर फैक्ट है। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार देखिए सल्तनत काल के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? प्रशासन से संबंधित कुछ चीजें दी गई हैं, आपको सही विकल्प का चयन जो है करना है। अब बात करते हैं, खाजिन कौन होता था? खाजिन देखिए कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। अमीर ए बहर नावों का नियंत्रक होता था। जवाबतीत जो होते थे वो दरअसल राज्य के कानून होते थे, और जहादारी जो होते थे वो सुल्तानों के द्वारा बनाए गए कानून होते थे। सही विकल्प बताना है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब की बार बहमनी प्रशासन से संबंधित बात पूछी गई है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इस चीज को ध्यान दीजिए। बहमनी प्रशासन के प्रांत के प्रमुख के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए बहमनी प्रशासन में तरफदार जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये प्रांत के प्रमुख के लिए यूज किया जाता था। आइए 98 क्वेश्चन देखते हैं कि आपको इस बार विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित जो है कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। रायसानी राजा का दर्ज किया गया मौखिक आदेश होता था, बिल्कुल सही बात है, रायसानी सही है। फिर देखिए कार्निकम दरअसल लेखाकार होता था, चौकीदार नहीं। फिर अथावने भूमि राजस्व विभाग, ये बिल्कुल ठीक है। और पांडिकवल शासन व्यवस्था के अधिकार को बेचना, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? गलत तो हमारा कार्निकम ही मैच है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 99 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इस बार मुगल साम्राज्य से संबंधित विभागों के बारे में आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। दीवान-ए-इंशा सरकारी पत्रों के संरक्षक, ये बिल्कुल ठीक है। दीवान-ए-कज़ा, तो ये देखिए न्याय विभाग से संबंधित है, ठीक है। दीवान-ए-बरीत, ये तो आपको याद ही होगा, खुफिया विभाग। और दीवान-ए-समन, तो ये होता था शाही घराने का प्रभारी विभाग। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है, केवल ए सही है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आप सेंचुरी करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। इस बार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय विभागों से संबंधित आपसे पूछा गया है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय विभागों से संबंधित पूछा गया है, क्या? गलत विकल्प। दीवाने कज़ाए मुमालिक न्याय विभाग, ये ठीक है। दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग, ये भी ठीक है। दीवाने मुस्तखराज बकाया विभाग, ये भी ठीक है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, तो डी इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब केवल 50 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत अच्छे से आराम से उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है, आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को जो है किया गया था। क्या स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट देखिए आपकी ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। बोला गया है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 के दौरान प्रारंभ की गई थी। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कुछ खनिज दिए गए हैं और संबंधित जिला आपको दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यूरेनियम ललितपुर, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए फेलसफोर हमीरपुर गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो दरअसल झांसी आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए चाइना क्ले, तो सोनभद्र, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सैंडस्टोन, तो मिर्जापुर, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए सही सुनने में कौन सा नहीं है, तो बी राइटली मैच नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 103 क्वेश्चन देखिए, 2 जल विद्युत परियोजनाएं इन 4 में से ऐसी हैं जिनका निर्माण किसी एक जिले में ही किया गया है। आपको उन 2 का नाम बताना है। माता टीला जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? तो ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में। मैं आपको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, ललितपुर में। उसके बाद ओबरा जल विद्युत परियोजना, ये है सोनभद्र में। राजघाट जल विद्युत परियोजना, ये भी ललितपुर में ही है। और शीतला जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? ये देखिए झांसी में है। अब वो 2 परियोजनाएं कौन कौन सी हो गई जो एक ही जिले में? माता टीला पहली, और तीसरी हमारी कौन सी? राजघाट वाली। तो पहला और तीसरा कहाँ दिया गया है? डी में दिया गया है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104।
पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस क्षेत्र में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तराई तो नहीं हो सकता है ना, वहां पे तो ह्यूमिडिटी है, मतलब अच्छा खासा पानी मिलता है। इसके बाद बचती है बात इन तीन की, तो भी इन तीन में से भी देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में हमने इतनी बार सुना है कि सूखे से प्रभावित एक क्षेत्र है ना, पानी की कमी मिलती है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यही हमारा आंसर हो। और बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र ही अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र है, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। 105 क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना ये कब शुरू हुई? देखिए 13 अगस्त 2012 में जो है शुरू हुई थी। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, तो लोहिया ग्रामीण आवास योजना 2013 में ही स्टार्ट हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना ये 9 जुलाई 2012 में स्टार्ट हुई थी। तो सही विकल्प कौन सा है? यहाँ पे बी है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 106 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला यानी कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ वाला जो है आपको रेट वाला 2 जिलों का चयन आपको करना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से हैं ये आपको जो है बताना है। तो देखिए सबसे ज्यादा तो हुई गौतम बुद्ध नगर में, करीब 49% की डिकेडल ग्रोथ यहाँ पर हुई है। सेकंड नंबर पर आता है गाजियाबाद, 41% की डिकेडल ग्रोथ यहाँ पर हुई है। तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए? 1 और 2, तो ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 107 क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है किस जनगणना में उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो कब जो है लोवेस्ट रहा था? तो 1981 में कितना रहा? तो ये रहा 882। ठीक है, 1991 में कितना रहा? तो 876 रहा। 2001 की बात करें तो 1898 हो गया, और 2011 में लोगों में फिर भी थोड़ी सद्बुद्धि आई और ये 912 हुआ। तो सबसे कम कौन से वाले में है? तो 1991 वाले में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 108 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। फर्रुखाबाद, ये देखिए किस चीज से रिलेटेड है? तो ये वस्त्र छपाई से रिलेटेड है। ठीक है, गाजियाबाद, तो गाजियाबाद किस चीज से रिलेटेड है? तो अभियांत्रिकी उत्पाद, यानी कि जो आपके इंजीनियरिंग गुड्स है उससे रिलेटेड है। कुशीनगर देखिए बिल्कुल सही दिया गया है, केले के रेशे से बने हुए उत्पाद ही हैं। फिर लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी देखिए हमारे जो ट्राइबल क्राफ्ट जनजातीय शिल्प है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। 109 क्वेश्चन, पूछा गया है कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपने अधिकतम जिलों को साझा करता है? देखिए उत्तराखंड के 5 जिले बॉर्डर बनाते हैं यूपी के साथ। राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं? तो 2। छत्तीसगढ़ का दरअसल एक ही जिला बॉर्डर करता है, और झारखंड का भी एक ही जिला बॉर्डर करता है। तो यहाँ से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि उत्तराखंड। 110 क्वेश्चन, सही विकल्प आपको जो मैच नहीं है वो बताना है। प्रमुख लोकगीत दिए गए हैं और किस क्षेत्र से वो रिलेटेड है ये आपको बताया है। रसिया देखिए ब्रजभूमि क्षेत्र का है ना, होली वाला रसिया वाला ये तो पता ही चल गया। फिर कजरी देखिए मिर्जापुर से संबंधित है। ठीक है, फिर आल्हा बुंदेलखंड से रिलेटेड है। ब्रहा जो है दरअसल पूर्वांचल से संबंधित है। ठीक है, अवध इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर पूर्वांचल होगा, और यही विकल्प डायरेक्टली मैच नहीं है, और यही आंसर जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए 111 क्वेश्चन की बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस शहर में कुल वन क्षेत्र सबसे अधिक है, यानी कि फॉरेस्ट कवर कहाँ पे हाईएस्ट है ये आपको बताना है। तो ये जो हाईएस्ट है ये दरअसल बेंगलुरु में है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फिर अगेन इसी रिपोर्ट से संबंधित पूछा गया है किस राज्य में जो है मैंग्रोव कवर सबसे कम है ना, लोवेस्ट मैंग्रोव कवर किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से मुझे आंसर करिए कौन से राज्य में सबसे कम है? तो ये देखिए जो है आपका केरल में सबसे कम है। चलिए केरल हो गया, डी यानी कि हमारा आंसर यहाँ से हो गया डी। अब करते हैं 113 क्वेश्चन की बात। किस पूर्वोत्तर राज्य का कुल वन क्षेत्र 5000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है? तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट का देखिए स्टेट है सिक्किम, जिसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो जो है 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। सी आंसर हो गया। 114 क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछा गया है जो श्रब क्षेत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में एक बार आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये वाला। ठीक है, ये देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये देखिए है आपका
16.42%, ये इतना हो जाएगा। अगर मैं टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो ये कितना है, ये है आपका 21.71%। चलिए 115वां क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे की बात की गई है, विश्व के 3 सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये हमको पता ही है। दूसरे राज्य पे चीन हो सकता है, ये हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, वहां पर मतलब बहुत तरह की इनोवेशन और ये सब चीजें हो रही है। अब भारत जो है तीसरे नंबर पर आ गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ऑप्शन में यूएस आना चाहिए, चीन आना चाहिए और जो है भारत आना चाहिए। ठीक है, तो 1, 2 और 5th कहां पर दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है और सी ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन, वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार कंटेनरों की कमी के कारण समुद्री माल बाड़ा कितना बढ़ गया है। ठीक है, ये आपको बताना है, ये बढ़ गया है दरअसल 300 से 350% तक, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 117वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों में सुधार के कारण सितंबर 2021 के अंत में जो एससीबी का पूंजीगत जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये दरअसल कितना हो गया है आपको ये बताना है। तो ये दरअसल हो गया है, एग्जैक्ट में फिगर आपको बताओ 16.54%, क्योंकि प्रश्न में लगभग पूछा हुआ है तो 17% हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बी आंसर हो जाएगा। 118 क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सितंबर 2021 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण यानी कि जो आपका एक्सटर्नल डेप्ट है वो बढ़कर कितना हो गया है, तो ये हो गया आपका 593.1 बिलियन डॉलर और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 119 क्वेश्चन की, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, सितंबर 2021 के अंत तक शुद्ध अनुत्पादक अग्रिम अनुपात, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो, ये घटकर कितने प्रतिशत हो गया है। ये देखिए पहले 6% था, यहाँ पे बताया भी हुआ है, उससे घटकर ये 2.2% हो गया। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया बी ऑप्शन में और बी हमारा उत्तर हो जाएगा। 120 क्वेश्चन, सही विकल्प का आपको चयन करना है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में दर्ज की गई है, बिल्कुल ठीक बात है। वनावरण में सबसे कमी सोनभद्र में दर्ज की गई है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सही है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाइए 121 क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश राज्य में मध्यम सघन वन किसके बारे में पूछ रहा है देखिए आपके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, इनका भौगोलिक क्षेत्र या इनका जो जियोग्राफिकल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो लगभग कितने प्रतिशत है, तो आपको देखिए बताना, जल्दी आंसर कीजिए इसका। दरअसल ये है आपका 1.61%। ठीक है, कितना है 1.61%। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो 1.61% तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन लगभग पूछा गया है, तो 2% पे मैं आंसर कर सकती हूँ, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 122वें क्वेश्चन की। ठीक है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। बजट से संबंधित फैक्ट दिए गए हैं, 22-23 में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क का विस्तार 29,000 किलोमीटर तक हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट ठीक है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये विस्तार होगा ये 25,000 किलोमीटर तक होगा। दूसरा क्या है, अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 कार्गो टर्मिनल्स भी विकसित किए जाएंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। गलत पूछा गया, पहला गलत है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 123वें क्वेश्चन की, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, तो देखिए 10 राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट पूछा है 25 जनवरी 2022 को 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, उत्तर प्रदेश से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों की सूची में शामिल किया गया है, वो थे टोटल 14 व्यक्ति, दोनों का आंसर मिलाएंगे तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ये उन्होंने किया है 12,981 करोड़ रुपए। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 125 क्वेश्चन,
पूछा गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले, ठीक है, यानी कि कितने जिले और फिर दूसरे राज्य के कितने जिले, यानी कि 23 जिलों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, और यहाँ पर आएगा पंजाब के 23 जिलों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आपका आंसर हो जाएगा। 126 क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह, कौन सा, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय कितने रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा कर दी है। तो देखिए 9,800 रुपए से बढ़ाकर 11,300 रुपए कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 127 क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया ने इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी, 9.95%। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मोहम्मद शमी ने कितने टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने वाले वो 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो ऐसा उन्होंने 55 टेस्ट मैचों में किया है। तो यहाँ से हमारा देखिए आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आ जाइए 128वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो संजय अरोड़ा हैं उन्हें सीमा सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में किस विभाग के वो महानिदेशक है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वो क्या है, डायरेक्टरेट जनरल है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो यहाँ से हमारा ए आंसर हो जाएगा। 129वां क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉलीवुड अभिनेता विनय राज और वरुण शर्मा को किस ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। उस कंपनी का नाम है easemytrip.com। ठीक है, दूसरा पूछा गया है हाल ही में वासुदेव पठानी नरसिम्हन को कितने वर्षों के लिए इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त जो है किया गया है। तो ये उनको किया गया है 3 साल के लिए। तो यहाँ से अगर मैं अपना आंसर निकालूं तो सी मेरा आंसर आ जाएगा। आइए 130वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस्र जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। पूछा गया है सितंबर 2021 में कितने देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। देखिए टोटल 4 देश शामिल हुए थे और जो मिस्र है वो दरअसल चौथे देश के रूप में ही शामिल हुआ था। पूछा गया है सितंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए कौन से 4 देश थे उनके नाम जान लेते हैं, जो नहीं होगा वही आंसर आ जाएगा। तो मिस्र तो एक हो ही गया, इसके अलावा बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, यानी कि यहाँ से देखिए पैराग्वे इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो निकल कर आ जाएगा डी। ठीक है, यानी कि डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो शामिल हुआ है चौथे जो है देश के रूप में। इससे पहले सितंबर 2021 में 3 देश जो है शामिल हुए थे। उन 3 देश के नाम मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। आइए चलिए 131वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है। तो कौन सा वो प्रौद्योगिकी संस्थान था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चन पूछा गया है भारत सरकार ने किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने के लिए देश के कितने गांवों को उत्कृष्टता की गांव में बदलने के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ठीक है, कितने गांव है, देखिए गांव तो है 150 गांव, उनको क्या करना है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव बनाना है। किसके साथ ही समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, ये हुआ है इजराइल सरकार के साथ। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो हमारा डी निकल जाएगा। 133 क्वेश्चन, एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद जिनका नाम था इकबाल सिंह किंगरा, उनका हाल ही में निधन हो गया है। सामाजिक कार्य में जो उन्होंने योगदान दिया, इसके लिए उन्हें कब किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको देखिए 2022 में जो पद्मश्री पुरस्कार है इसके लिए सम्मानित किया गया था। तो यानी कि बी हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 134वां क्वेश्चन,
किन दो शहरों में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित करने की घोषणा की है? ये उन्होंने की है नासिक और देवास में, और ये पहला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर जो है हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। 135 क्वेश्चन, टाटा समूह के द्वारा एयर इंडिया के 3 बैंकों को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा? टाटा समूह के द्वारा। तो कौन सा बैंक उनमें नहीं है? देखिए कौन कौन से बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और HDFC बैंक है, यानी कि ICICI बैंक नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 136 क्वेश्चन की। पूछा गया है हाल ही में जारी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022 के विजेताओं की सूची में मिश्रित कपल का खिताब किसको दिया गया है? ये जो मिश्रित कपल का खिताब मिला है, ये मिला है क्रिस्टीना माल्देनोविक और इवान डोडिंग को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 137 क्वेश्चन, 30 जनवरी 2022 को विश्व कुष्ठ दिवस ये मनाया गया। इसकी थीम, मुख्य विषय आपको जो है बताना है। इसका मुख्य विषय था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यानी कि सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 138 क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 इसकी रिपोर्ट आई है। तो 2021 में ग्लोबल गोल्ड की जो डिमांड है वो 10% बढ़कर कितने टन हो गई है, आपको ये बताना है। तो ये हो गई 4021.3 टन। पूछा गया है 20 के दौरान डिमांड कितने टन थी, तो ये थी 3658 टन। दोनों आंसर मिला के हमारा कौन सा आंसर निकल जाएगा? सी हमारा आंसर निकल जाएगा। बात करते हैं 139 की। पूछा गया है कि कहां पर एक छोटा सा बंदरगाह शहर है इजमुइडेन, उसमें दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल लॉक का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये थे कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दिल्ली कैबिनेट ने कितने एकड़ जमीन पर भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो ये दरअसल 28 एकड़ जमीन पर जो है उन्होंने मंजूरी दी है। किसने? दिल्ली कैबिनेट ने। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। 140 क्वेश्चन पूछा है, भारत NSE और BSE 25 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से T1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश जो है बन गया है। एक तो ये बात, दूसरा क्या? T1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये जो पहला देश है ये चीन है, और दूसरा देश अब जो है वो भारत बन गया है। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। 141वां क्वेश्चन, भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय 2022 में 8 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, कांस्य कितने हैं? तो देखिए 6 स्वर्ण है, 1 रजत है और 1 कांस्य है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 142 क्वेश्चन, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक, ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रथम स्थान तो मिला है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका को, द्वितीय स्थान मिला है देखिए यूनाइटेड किंगडम को, और तीसरा स्थान देखिए मिला है जर्मनी को। हाँ, भारत को जो है 43वां स्थान ही मिला है, ये सही है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, डी। 143 क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का जो विकास अनुमान था उसको 7.6% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो ये दरअसल उन्होंने 7 से 7.2% जो है कर दिया है, यानी कि बी हमारा आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 144 क्वेश्चन की। हाल ही में वयोवृद्ध फुटबॉलर जिनका नाम क्या था? मिंगुएल वैन डैम, इनका निधन हो गया है। आपको बताना है वो किस देश से संबंधित है, वो बेल्जियम के फुटबॉलर थे। ठीक है, दूसरा पूछा गया है कि हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 से सम्मानित किया गया है, किसको? ये किया गया है एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रूसर्ट्स को। ठीक है, मैंने शायद थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत बोली हो, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 145 क्वेश्चन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए ऐसे। 5 क्वेश्चन बस रह गए हैं।
हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने के माध्यम से मैक्स लाइफ जो है इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसने मैक्स लाइफ स्मार्ट इंश्योरेंस प्लस प्लान को शुरू करने की घोषणा की है? तो वो कौन सी पेमेंट ऐप है? वो है देखिए फोन पे। तो ए यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 146 क्वेश्चन देखिए, किसे जो है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? कौन है? वो है शशि सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गिलबर्ट होंगबो को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो किस देश से संबंधित है? तो ये जो गिलबर्ट होंगबो है ये टोंगो से संबंधित है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल जाएगा? सी हमारा आंसर निकल जाएगा। 147 क्वेश्चन पूछा गया है, किसने 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने दरअसल फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। फिर है कि किसने स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता? ये जीता है पीवी सिंधु ने। यहाँ से हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 148 क्वेश्चन, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में के एक साथी के रूप में, यानी कि एक आप कह सकते हैं फेलो के रूप में चुना गया? तो देखिए बहुत सम्मान की बात होती है रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना जाना। तो ये कौन है? आपको इनका नाम बताना है। ये है एक्चुअली बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस संस्था ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय जो प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जो है जारी किए हैं? ऐसा किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कौन सा निकल के आ जाएगा? ए हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। 149 क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के एक्चुअली कहां पर जो है कितने बिस्तर वाला के चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखिए गुजरात के भुज में, और कितने बिस्तर वाला? तो 200 बिस्तर वाला एक के चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है नेशन को डेडिकेट किया गया है। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बड़ा आसान है, ए आंसर निकल कर आ जाएगा। 150 क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बताया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 22 के लिए अपने संपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य, यानी कि जो उनका एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट था, वो कितने करोड़ रुपए को पार कर लिया है? तो ये 88,000 करोड़ रुपए को उन्होंने पार कर लिया है, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया, बहुत मेहनत से आपने पढ़ा भी है। तो अपनी और मेरी मेहनत को प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, और हाँ कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके जरूर जाइएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपको एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। बाय।